जय हिंद साथियों, हमारे इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं तो कहीं जाइए मत, आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको विज्ञान पढ़ना अगर कठिन लगता है तो आप अंत तक जुड़े रहिए। ये गारंटी है आपको कि आपको साइंस आसान लगने लगेगा, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आने लगेगा। इसलिए आप कहीं जाइए मत, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, क्लास 10 के जो साइंस है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका रसायन विज्ञान, दूसरा है आपका जीव विज्ञान, तीसरा है आपका भौतिक विज्ञान। तो जब इन तीनों पार्टों में से हम एनालिसिस करते हैं और हम पाते क्या है एग्जाम की दृष्टि से कि सबसे ज्यादा जो होता है प्रकाश नाम के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम आज सबसे पहले प्रकाश नाम के चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसे सबसे पहले हम खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम बायोलॉजी के एक चैप्टर को खत्म करेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, हम सबसे पहले इसमें समझते हैं प्रकाशिकी के बारे में कि प्रकाशिकी होती क्या चीज है। देखिए, प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही प्रकाशिकी कहलाता है। जो प्रकाशिकी होती है यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम प्रकाश और उससे घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकाश भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश और उससे घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखिए, परिभाषा है इसकी, प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। यानी जो प्रकाशिकी है यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश और उससे घटने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और देखते हैं हम कि यह जो प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी, इस प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशिकी को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं तीनों भाग कौन कौन से हैं। देखिए, एक होती है आपकी किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और दूसरी होती है आपकी तरंग प्रकाशिकी, और तीसरा होता है आपका क्वांटम प्रकाशिकी, क्वांटम प्रकाशिकी। देखिए, जो प्रकाशिकी होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होती है आपकी किरण प्रकाशिकी, दूसरी होती है तरंग प्रकाशिकी, और तीसरी होती है आपकी क्वांटम प्रकाशिकी। तो हम देखते हैं कि जो किरण प्रकाशिकी है, ये किरण प्रकाशिकी होती क्या चीज है। देखिए, किरण प्रकाशिकी के अंदर हम लोग प्रकाश को एक किरण मान के अध्ययन करते हैं। यानी जो प्रकाश होता है यह एक सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश को हम किरण मान के अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी। यानी किरण प्रकाशिकी के अंदर हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन किरण मानकर करते हैं, किरण मानकर किया जाता है। किरण मानकर किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि किरण प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन करते हैं और इसमें प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात, तरंग प्रकाशिकी क्या होती है। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग प्रकाश को, इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन करते हैं, तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। जब प्रकाश को तरंग मान के अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। अगली बात, क्वांटम प्रकाशिकी क्या होती है। देखिए, क्वांटम प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश को हम कण मान के अध्ययन करते हैं। किया जाता है। देखिए, क्वांटम प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश को हम कण मान के अध्ययन करें, यानी इसके अंतर्गत हम
इस क्वांटम प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश को कण मानकर अध्ययन करते हैं। देखिए, तो तीनों बात हो गई क्लियर। प्रकाशिकी जो होती है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होती है किरण प्रकाशिकी, दूसरी तरंग प्रकाशिकी और तीसरी होती है क्वांटम प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश को किरण मान के अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग प्रकाश को क्या करते हैं, तरंग मान के अध्ययन करते हैं। और क्वांटम प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग प्रकाश को कण मान के अध्ययन करते हैं। यानी जब प्रकाश को हम किरण मानकर अध्ययन करेंगे तब हम अध्ययन करते हैं किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत, और जब प्रकाश को हम तरंग मानकर अध्ययन करते हैं तब हम उसे पढ़ते हैं तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत, और जब प्रकाश को हम कण मानकर अध्ययन करते हैं तब उसे पढ़ते हैं हम लोग क्वांटम प्रकाशिकी के अंतर्गत। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश, ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश होता क्या चीज है, ध्यान से इसे समझिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यह एक बंद रूम है, एक बंद कमरा है और पूरे कमरे में अंधेरा है, एकदम अंधेरा है। देखिए, एक कमरे में अंधेरा है और इस कमरे के अंदर एक व्यक्ति है। यहां पे मान लेते हैं कोई एक लड़का है, एक लड़का यहां पर है और एक लड़का यहां पर है। दो लड़के हैं। देखिए, मान लेते हैं इस लड़के का नाम है चिंटू, इस लड़के का नाम है मिंटू। चिंटू है और मिंटू है, दोनों लड़के जो हैं इस अंधेरे कमरे में हैं और यहां पर एक वस्तु रखी गई है, यहां पर एक वस्तु रखी गई है। तो हम देखते हैं कि क्या इन दोनों बच्चों को यह वस्तु दिखाई देगी। तो हम देखेंगे कि जब पूरे कमरे में अंधेरे में है, पूरे कमरे में अंधेरा है, तो इन दोनों बच्चों को यह वस्तु दिखाई नहीं देगी। उसके बाद देखिए क्या करता है चिंटू, क्या करता है कि एक टार्च लेकर के आता है और इस टार्च को यह चिंटू क्या करता है, मिंटू के ऊपर इसके प्रकाश को डाल देता है। टार्च जलाता है और उसका प्रकाश जो पड़ता है वो मिंटू के ऊपर पड़ता है। उसके बाद से चिंटू पूछता है कि भाई अब बताओ, जो अंधेरे में वस्तु रखी गई है वो वस्तु दिखाई दे रही है नहीं। तो फिर यह कहता है कि भाई अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो कहता भाई तुम्हारे ऊपर हम टार्च जलाएं उसके बावजूद भी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कहता भाई एक काम करते हैं, लाओ हम टार्च जलाते हैं, तुम्हारे ऊपर देखो दिखाई देती है कि नहीं। कहता ठीक है। तो अब क्या करता है कि यह चिंटू इस टार्च को दे देता है मिंटू को। तो अब मिंटू क्या करता है, इस टार्च का जो प्रकाश है वो डाल देता है चिंटू के ऊपर। अब पूछता है भाई चिंटू अब तुम बताओ कि क्या वह वस्तु दिखाई दे रही है। तो मिंटू कहता है कि नहीं भाई, बात सही तुम कह रहे थे, अभी भी वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। अब देखो तब क्या करते हैं सब। अब क्या करता है मिंटू, क्या करता है, यह जो टार्च है अब इस टार्च के प्रकाश को यह डालता है इस वस्तु के ऊपर, इस टार्च के प्रकाश को डालता है इस वस्तु के ऊपर। तो अब दोनों क्या देखते हैं कि ये जो वस्तु है दोनों को दिखाई देने लगी। अब ये दोनों लड़के जो हैं अंधेरे में हैं, लेकिन इन दोनों लड़कों को अब यह वस्तु दिखाई देने लगी। ये वस्तु दिखाई तब दी जब प्रकाश जो है, जब इस टार्च का प्रकाश वस्तु के ऊपर पड़ा तब जाकर के वस्तु इन दोनों को दिखाई दी। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रकाश होता है वो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। और हमें भी देखते हैं कि जो प्रकाश होती है वो ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए, जैसे ठंडी का महीना होता है तो हम एकदम कांपते रहते हैं, लेकिन जैसे ही धूप निकलता है, धूप हमारे शरीर में पड़ता है तो हम ठीक ठाक हो जाते हैं। और पौधे जो होते हैं वो भी प्रकाश से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए इसके परिभाषा को हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये होती है प्रकाश की परिभाषा। तो चलिए अब हम प्रकाश के गुण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हम समझने वाले हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश का गुण देखिए होता क्या क्या है। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं इसके पहले गुण की, तो प्रकाश जो होता है हम सब जानते हैं कि प्रकाश पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है, यह पारदर्शी होता है। अगली बात देखिए, ये जो प्रकाश होता है इसका रंग होता है श्वेत, इसका रंग श्वेत होता है।
यानी कि यह श्वेत रंग का होता है। दूसरी बात, आप देखते हो ना कि प्रकाश अगर आ रहा है, मान लेते हैं कि देखिए कोई जंगला है, जंगले के रास्ते अगर प्रकाश आ रहा है, आप इस साइड खड़े हो, उस साइड कोई व्यक्ति है, कोई भी वस्तु रखी है तो आपको दिखाई देता है, यानी प्रकाश के इस पार से उस पार दिखाई देता है। मतलब ये हुआ ना कि प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी होता है। दूसरी चीज, प्रकाश जब आती है तो आपको दिखाई देता है कि हाँ प्रकाश सफेद कलर की है, यानी प्रकाश जो है ये श्वेत रंग का है। अगली बात हम करते हैं कि यह जो प्रकाश होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य होता है। अगली बात करते हैं, अगर हम इसके तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह होता है 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। देखिए प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। देखिए फिर अगली बात हम करते हैं कि यह जो प्रकाश होता है यह निर्वात में भी संचरण करता है, यानी कि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए जैसे जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन सूर्य की जो किरणें हमारी पृथ्वी तक आ जाती हैं। और ये जो हमारा पृथ्वी है यह वायुमंडल से बना हुआ है और इस वायुमंडल की कई परतें हैं। और हम देखते हैं कि जब इन परतों को हम पार करते हुए आगे जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं, हम तो देखते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल पार करके जब हम आगे निकल जाते हैं हम देखते हैं वहां पर वायु नहीं पाया जाता है। जहां वायु नहीं पाया जाता उसे हम कहते हैं निर्वात। और जो सूर्य का प्रकाश है उसको भी पार करके हमारी पृथ्वी तक चला आता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो प्रकाश होता है उसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये सभी माध्यमों में भी संचरण करता है। तब हम कह सकते हैं कि प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम कहेंगे इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, तो निर्वात में। प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। अगर पूछा जाए कितना होता है तो निर्वात में इसकी चाल जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इस चीज को बताया था मापकर रोमन ने, रोमन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही बताया था कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। देखिए प्रकाश जो होता है जैसे ही माध्यम बदलेगा इसका वेग बदल जाता है, यानी माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग जो होता है बदल जाता है। निर्वात में सबसे ज्यादा होगा, हवा में उससे कुछ कम हो जाएगा, जल में आएगा उससे कुछ और कम हो जाएगा, कांच में जाएगा कुछ और कम हो जाएगा, हीरे में जाएगा कुछ और कम हो जाएगा। तो यही होता है कि जब प्रकाश माध्यम को बदलता है, यानी जब प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है। यानी हम कहेंगे माध्यम के बदलने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है। जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश का वेग भी बदलेगा। चलिए अगली बात हम देखते हैं, और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए प्रकाश जो होती है ये सदैव सीधी रेखा में चलती है। हमने अभी कुछ समय पहले देखा है कि किरण प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश जो होती है किरण के रूप में चलती है, इसमें तरंग के रूप में चलेगी, इसमें कण के रूप में चलेगी। हमें ना तो तरंग प्रकाश की पढ़ना है और ना ही क्वांटम प्रकाश की पढ़ना है, हमें केवल और केवल क्लास 10 में पढ़ना है किरण प्रकाश की। इसीलिए हम प्रकाश को
किरणबान के अध्ययन करते हैं। और प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में गति करती है। तो हम लिखेंगे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करती है। एक बात आप याद रखिएगा कि जो प्रकाश है ये सदैव सीधी रेखा में ही गति करती है। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपको पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, अगला टॉपिक है हमारा किरण। समझिए किरण होता क्या चीज है। देखिए, प्रकाश जब चलता है तो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश चलता है तो एकदम सीधी रेखा में चलता है, इस तरह से। देखिए, प्रकाश जब भी चलेगा इस तरह से एकदम सीधी रेखा में चलेगा। तो देखिए, यह एक सीधा रास्ता बना, रास्ता मतलब पथ, रास्ते को हम पथ कहते हैं। तो प्रकाश का एक सीधा पथ बन रहा है ना, इसी सीधे पथ को हम लोग कहते हैं किरण। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश के सरल रेखी पथ को किरण कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चल रहा है तो इसका एक सीधा पथ बन रहा है, यानी सरल पथ बन रहा है। इसीलिए हम इसकी परिभाषा कहेंगे कि प्रकाश के सरल रेखी पथ को हम किरण कहते हैं। तो परिभाषा आइए हम इसकी लिखते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा होती है कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी किरण पुंज। अगली हेडिंग है हमारी किरण पुंज। समझिए किरण पुंज होता क्या चीज है। देखिए, जब एक ही किरण है, जब एक ही प्रकाश की किरण है तो उसे हम किरण कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कह दें कि यहाँ प्रकाश की 2 हो किरणें या 2 से अधिक हो, देखिए प्रकाश की 2 किरणें हो या 2 से अधिक हो, तो जब प्रकाश की 2 या 2 से अधिक किरणें होती हैं तो इन्हीं का जो समूह होता है इसे ही हम कहते हैं किरण पुंज। यानी एक रहेगा तो उसे हम किरण कहेंगे, और जब 2 या 2 से ज्यादा रहेगा तो उसे हम कहेंगे किरण पुंज। यानी प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है उसे ही हम कहते हैं किरण पुंज। चलिए इसकी परिभाषा को हम लिखते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब आगे ध्यान से देखिएगा, यह जो किरण पुंज होता है यह अभी हमको कई रूपों में देखने को मिलता है। हमारा अगला हेडिंग है किरण पुंज के रूप। देखिए, जो किरण पुंज है वह किन रूपों में देखने को हमको मिलती है। तो देखिए, हम पहली बात करते हैं। पहली बात ध्यान से देखिएगा, किरणें हमको देखने को मिलती हैं समांतर। जो किरणें हैं वो हमको देखने को मिलती हैं समांतर। तो अगर हमको किरणें समांतर के रूप में देखने को मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हमको किरणें देखने को मिलती हैं, एक कोई बिंदु है और कहीं दूर से किरणें आती हैं और इस बिंदु की ओर आती हैं। जो किरणें हैं सभी किरणें आती हैं एक ही बिंदु पर आती हैं। देखिए, तो जब किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तब इन्हीं किरणों को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। और तीसरा देखिए, यह एक बिंदु है और इस बिंदु से किरणें निकलती हैं। अब कहीं दूर तक जाती हैं। देखिए, एक ही बिंदु से सभी किरणें निकल रही हैं। तो जब किसी एक बिंदु से किरणें निकलती हैं और सभी संभव दिशाओं में
संचरण करती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। तो हम देखें हैं कि अगर किरणें एक समांतर चलती हैं तो इसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। अगर सभी किरणें आकर के एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब मिलना, एक ही जगह पर आकर के मिलना। अगली बात, अगर एक ही बिंदु से सभी किरणें सभी संभव दिशाओं में संचरण करती हैं यानी निकलती हैं तो इसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का हम लोग देखते हैं टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो आइए हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। सबसे पहले हम एक उदाहरण को समझते हैं। जैसे कि आप एक बॉल को लेते हैं और बॉल को आप जमीन पर पटकते हैं तो देखते हैं कि बॉल उछल करके फिर वापिस आती है। यानी कि जब हम इसे ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वह परावर्तित होकर टकराती है, उसका परावर्तित होकर फिर ऊपर की ओर आती है। हम वॉलीबॉल को लेते हैं, वॉलीबॉल को लेकर जैसे हम दीवार पर मारते हैं तो वॉलीबॉल क्या होता है, दीवार से टकरा करके फिर हमारी तरफ परावर्तित होता है। परावर्तित होने का मतलब यही है किसी वस्तु को जब हम फेंका जाए तो टकरा करके फिर वापिस आ जाती है। ये तो हम एक उदाहरण की बात किए हैं। देखिए हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। मतलब ये हुआ कि प्रकाश जाता है और किसी चीज से टकराएगा और टकरा करके फिर वापिस हो जाएगा, लेकिन जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में परावर्तित होगा। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर अगर हम टार्च जलाते हैं तो होगा क्या कि जैसे ही टार्च का प्रकाश इस बोर्ड पे पड़ेगा तो जैसे ही पड़ेगा फिर इस बोर्ड से वो प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। जैसे कि हम टार्च को जलाएंगे तो जो उसका प्रकाश निकलेगा वायु से निकलेगा, वायु से होते हुए जाएगा और इस बोर्ड जो है यह ठोस है, इससे टकरा करके फिर यह क्या करेगा कि वायु में परावर्तित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो वह परावर्तित होकर पुनः अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए हम इसे सबसे पहले समझते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक दर्पण को लेते हैं, समतल दर्पण। इसके पीछे जो है कलई किया हुआ है, एक कलई किया हुआ, और यह जो दर्पण है यह हमारा पृथक्कारी पृष्ठ है। यह हमारा पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ मतलब जो दो माध्यमों को बांटता है, और पीछे वाला जो भाग है यह हमारा कलई किया हुआ भाग है, और जो ऊपर वाला भाग है यह हमारा परावर्तक पृष्ठ है। यह हमारा परावर्तक पृष्ठ है। देखिए प्रकाश एक सीधी रेखा में आ रही है। यह जो प्रकाश है यह श्वेत प्रकाश, यह सीधी रेखा में आ रही है। देखिए हम इसमें ध्यान रखेंगे कि प्रकाश जिधर जाएगी तीर उसी दिशा में हमको लगाना। तीर अगर हम उल्टा लगा देंगे तो फिगर गलत हो जाएगा। देखिए यह हमारी श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश आ रही है। देखिए प्रकाश आ रही है और इस चिकने पृष्ठ से टकराती है और फिर इसी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए प्रकाश अब ऊपर की ओर जा रही है तो हम तीर लगाएंगे ऊपर की ओर। जिधर प्रकाश जाएगा तीर की दिशा उधर ही होगी। अब इसमें से देखिए इन दोनों प्रकाशों के बीच में हम एक खींचते हैं अभिलंब, एक सीधी रेखा खींचते हैं जो कहलाती है अभिलंब। इन दोनों प्रकाश के बीच में हम एक रेखा सीधी खींचते हैं जो कहलाती है अभिलंब, जो इस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर अभिलंब होती है। इसका नाम है अभिलंब। अभिलंब। और जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो प्रकाश परावर्तित होकर जा रही है पृष्ठ से टकराकर उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो आपतित किरण है और यह जो परावर्तित किरण है इन दोनों के बीच यह एक कोण बन रहा है और इसी कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और इसे हम दर्शाते हैं कोण आई से। इसे हम दर्शाते हैं कोण आई से। इसका नाम होता है आपतन कोण। आपतन
कोण। अगली बात देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी जो एक कोण बन रहा है और इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसीलिए हम प्रदर्शित करते हैं इसे हम कोण R से, और इसका नाम होता है परावर्तन कोण। इसका नाम होता है परावर्तन कोण। तो देखिए, हम देखते क्या है कि प्रकाश जो है जिस माध्यम से आ रही है, इस चिकने पृष्ठ से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, ये इसकी परिभाषा होती है कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए आगे, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखते हैं हम परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम, चलिए समझते हैं कि परावर्तन का नियम होता क्या चीज है। देखिए, हम पहले नियम को देखते हैं परावर्तन के हम पहले नियम को देखते हैं। आप देखिए कि जो आपतित किरण है, जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है, देखिए हम देखते क्या है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित हैं, एक ही बिंदु पर स्थित हैं, और जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। यह बिंदु हमारा कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी हम कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। तो हमारा यही परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। यह होता है परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम में क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है यह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम हम लिखते हैं, देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना हुआ है यह आपतन कोण, यह कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो बना हुआ है परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम होता है हमारा, दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। या हम इसे लिख सकते हैं, आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन होता है, आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया के बराबर होती है। परावर्तन कोण की जया के बराबर होती है। देखिए, आपतन कोण की जया जो होती है और परावर्तन कोण की जया के बराबर होती है, यानी कि साइन आई बराबर होता है साइन आर के। ये होती है आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया के बराबर होती है। यानी आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह होता है हमारा परावर्तन के दो नियम। आगे हम और चीजें समझते हैं। देखिए, परावर्तन का जो नियम है वह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण है। देखिए, जैसे कि हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं परावर्तन के नियम से ही। देखिए हो क्या रहा है कि सबसे पहले जो प्रकाश है ये आ रहा है, इस बोर्ड से टकरा रहा है, बोर्ड से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, उसके बाद यह बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है परावर्तन का। किसी भी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है, फिर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है,
तब जाकर के हमके वस्तु ये दिखाई देती है। अगर वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ा और वह प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। देखिए जैसे कि होता क्या है, और आपको हम पहले ही बता दिए, जो प्रकाश होती है वो सदा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो है वह 7 रंगों से मिल करके बना है। प्रकाश 7 रंग से मिल करके बना है, जिसमें से जिसे हम लिखते हैं VIBGYOR। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको याद करते हैं VIBGYOR। जैसे R से होता रेड यानी कि लाल, O से होता ऑरेंज यानी कि नारंगी, Y से होता येलो यानी कि पीला, G से होता ग्रीन यानी कि हरा, B से होता ब्लू यानी कि नीला, I से होता इंडिगो यानी कि जामुनी, और V होता है वैलेट यानी कि बैगनी। तो ध्यान से देखिए, इन 7 रंगों से प्रकाश जो है बना हुआ, यानी प्रकाश 7 रंगों से मिल करके इसका रंग जो है सफेद है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 3 दीवारें हैं, 3 दीवार है, यहां पर 3 दीवार हैं, और यहां पर एक मोमबत्ती रखी हुई है। मोमबत्ती को जलाया जा रहा है, मोमबत्ती जल रही है। यहां से एक छिद्र किया जाता है, एक छिद्र यहां से किया जाता है, एक छिद्र यहां से किया जाता है। अब देखिए यहां पर एक वस्तु को रखी गई है, फिर एक छिद्र यहां पर किया जाता है और एक वस्तु यहां पर रखी गई है। अब देखिए हम देखते क्या है कि जब हम यहां से इस वस्तु को देखेंगे तो यह वस्तु हमको दिखाई देगी। इसके पीछे रीजन क्या होगा, इस मोमबत्ती का जो प्रकाश होगा वह सीधे इसे चलेगा और सीधे इसे वस्तु पर जाकर के पड़ेगा, जाएगा वस्तु के ऊपर पड़ेगा और उससे परावर्तित होकर आएगा हमारी आंखों तक, तब जाकर के यह वस्तु हमको दिखाई देगी। तो देखिए ये वस्तु जो है, इस मोमबत्ती से प्रकाश सीधे जाएगी, इस वस्तु के ऊपर पड़ेगी और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आएगी, जिसके कारण यह वस्तु हमको दिखाई देगी। और यहीं पर यह जो दूसरी वस्तु है, अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ से वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश है हम जानते हैं कि हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती तो यहाँ से निकल कर जाती और प्रकाश ऐसे घूम करके जाती, इसके रास्ते इस पर पड़ती और फिर घूम के आती, हमारी आंखों पर पड़ती और हमको दिखाई देती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। केवल यही वस्तु दिखाई देगी क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है और वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। तो इससे सिद्ध भी होता है कि जो प्रकाश होती है वह सीधी रेखा में चलती है। हम देखेंगे इतना जो पार्ट है वह अंधेरा रहेगा, बाकी इधर का पार्ट उजाला रहेगा, क्योंकि यहाँ तक प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में चलती है। और बाकी ये देखिए, जो ये प्रकाश का परावर्तन है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको तैयार जरूर कीजिएगा। तो फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।